עד הניצחון. दोस्तों, सवाल है कि क्या 85 साल के एक बुजुर्ग से द सुपर पावर अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस अलाई, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा साथी और मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश अगर सैन्य और टेक्नोलॉजी की बात करें, इजराइल, तो सवाल यही है कि क्या ईरान ने इजराइल को हरा दिया है या फिर इजराइल क्या युद्ध में उस कगार पर खड़ा है जहां उसको हार दिखाई दे रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन सबसे जरूरी घटना जो आज के दिन हुई है वो ये कि अमेरिका ने कह दिया है कि अब हमारी एंट्री होगी, हमारी ऑफिशियल एंट्री होगी। इसीलिए वीडियो की शुरुआत हमने उस सवाल से किया कि क्या इजराइल इस युद्ध में हारता हुआ दिख रहा है। वो इजराइल जो मिडिल ईस्ट में किसी युद्ध में नहीं हारा, वो इजराइल जिसने चंद दिनों में अरब देशों को एक साथ जो मिलकर के युद्ध हुआ उसमें एक तरफा हरा देता है, क्या वो इजराइल पहली बार हारने जा रहा है और ऐसा क्यों हुआ? क्या इजराइल से अमेरिका से कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई? क्या ऐसा तो नहीं है कि कई बार जब आप अपने दुश्मन को कमजोर आंकते हैं और वहीं आपसे चूक हो गई? क्या ऐसा तो नहीं है इजराइल इस चीज को टाल सकता था? इजराइल ने ईरान पर हमला करने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? या फिर कुछ ऐसा हिसाब किताब जो अब उल्टा बैठ गया है इजराइल पर? हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें इजराइल की हैं। इजराइल के शहर दर शहर, राजधानी तेल अवीव से लेकर अलग अलग शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे हैं और इजराइल का सो कॉल्ड द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या फिर अमेरिकी थार्ड या अमेरिका का कोई और डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पा रहा है इजराइल को। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हाल फिलहाल में पिछले 10, 20, 25, 50 सालों में इजराइल से इस तरह की तस्वीरें नहीं आई हैं। इजराइल ने जिस भी देश में चाहा है वहां अटैक किया है, वहां बर्बादी तबाही की है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं और इजराइल उनको नहीं रोक पा रहा है। यानी कि सिंपल बात है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक हमलों के जरिए इजराइल के एयर डिफेंस को आउटनंबर्ड कर दिया है। मतलब एयर डिफेंस की जितनी भी यूनिट्स होगी, जितनी भी मिसाइलें होंगी, उससे कई ज्यादा गुना बढ़ाकर मिसाइल जो है ईरान इजराइल की तरफ दाग रहा है और इसका कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें हमने गाजा में देखी हैं, हमने लेबनान में देखी हैं, हमने ईरान में भी देखी हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हमने स्क्रीन पर भी आपको दिखाया, जो वीडियो फुटेजेस आपने देखे, ये इजराइल के अंदर का है। इसीलिए दुनिया में एक नया संदेह हो गया कि भाई इजराइल के अंदर आप कह रहे थे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो भी संख्या बल है वो संख्या बल सामने से दुश्मन बढ़ा दे रहा है। अधिकतर बड़ी संख्या में एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और आयरन डोम या किसी और डिफेंस सिस्टम के बस का नहीं है कि उसको डिटेक्ट करे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट में भयंकर पैनिक है, इजराइल में पैनिक है, डोनाल्ड ट्रंप पैनिक में है। G7 की मीटिंग छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकले हैं और महज चंद घंटों के अंदर अलग अलग बयान आए हैं। उन बयानों के अगर आप मतलब ढूंढेंगे, उसमें कुछ संदर्भ ढूंढने, मैसेज देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। पहली बार मिडिल ईस्ट के युद्ध में ईरान इजराइल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वो ईरान जो अकेला लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में भी उसके पास कोई अलाई नहीं है। सऊदी अरब अगेंस्ट है, जॉर्डन अगेंस्ट है, इराक अगेंस्ट है, इजिप्ट साथ नहीं दे रहा। तमाम मिडिल ईस्ट के देश इसलिए भी साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि ईरान एक शिया देश है। अरब उनको मानते ही नहीं, ईरानियंस को, कि वो अरब में शामिल हैं। और यही कारण है कि ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लड़ी जा रही है ईरान की तरफ से और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, आपको पता है, इजराइल के साथ है। अब आपको यह समझना पड़ेगा जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का पहला बयान आता है G7 में बैठे हुए, वहां से व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट आता है कि ईरान शुड हैव साइंड द डील, ईरान को डील साइन करना चाहिए। और इसमें एक आखिरी लाइन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उन्होंने साफ कहा कि एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति लिख रहे हैं, तेहरान खाली करो। यह पहली वार्निंग G7 में राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं तब। उसके बाद अचानक से यह तय किया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति G7 में नहीं रहेंगे, वो वॉशिंगटन लौटेंगे और वॉशिंगटन में बाकायदा एक आपातकाल बैठक बुलाई जाती है। पेंटागन में बुलाया जाता है
वहां अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे और फिर और उसके बाद एक और एक्स पर ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप के अपने ट्विटर निजी हैंडल से, जिसमें वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन की बात करते हुए कह रहे थे, क्योंकि मैक्रोन ने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि वो सीज फायर कराएंगे। आजकल डोनाल्ड ट्रंप हर जगह सीज फायर कराते हैं, वहीं थोड़ा सा मौज लेते हुए मैक्रोन साहब ने कह दिया कि वो सीज फायर कराने जा रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर ट्वीट दे रहे हैं उसका मतलब ये है कि कोई सीज फायर विस्फायर नहीं होगा, बड़ी चीज होगी और ऐसी चीज होगी जिसके बारे में मैक्रोन को नहीं अंदाजा है। मैक्रोन वैसे भी गलत अंदाजा लगाते रहते हैं। वो सीधा कह रहे हैं सर्टेनली हैड नथिंग टू डू विद सीज फायर, मच बिगर देन दैट। सीज फायर से बड़ी चीज होने वाली है। ये G7 से लौटने के दौरान जब ये फैसला हुआ कि हमको लौटना है, उस समय का ट्वीट है। उसके बाद एयरफोर्स वन अमेरिकी राष्ट्रपति का वो प्लेन, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज, सबसे सुरक्षा वाला हवाई जहाज। उस हवाई जहाज में आपको पता है कि पत्रकार भी होते हैं। एयरफोर्स वन में जब पत्रकार और अमेरिकी राष्ट्रपति आमने सामने हुए तो एक पत्रकार ने यह पूछा कि भाई ये बताइए कि लगातार ये जो ईरान पर अटैक हो रहा है ये क्यों हुआ। उस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वेरी क्लोज टू हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो साफ कह रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। एक और सवाल एयरफोर्स वन में ही पत्रकार पूछ रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर। वो साफ कह रहे हैं, आपको पता है मैक्रोन ने कहा सीज फायर वाली बात, वो कह रहे हैं कि एन एंड और रियल एंड, नॉट अ सीज फायर, एन एंड। खात्मा, जरूरी खात्मा, सीज फायर नहीं, खात्मा। किसका खात्मा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इशारों में ईरान के खात्मे की बात कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इशारों में ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि तेहरान खाली करो। एक बार आपको वो बाइट सुननी चाहिए। You've always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. आखिर वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कुछ घंटों पहले G7 की बैठक के लिए कनाडा पहुंचते हैं, वो अगले कुछ ही पल में ये तय क्यों करते हैं कि उनको वापस अपने देश जाना पड़ेगा, पेंटागन में बैठक करनी पड़ेगी? उसका बड़ा कारण यह है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल पावर। ईरान के पास एयर पावर के नाम पर एयरफोर्स नहीं है। उनकी एयरफोर्स और उसके इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट्स बेहद पुराने हैं। लेकिन प्रतिबंध के बाद से जब 80s 90s में ईरान पर तमाम तरह के यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने प्रतिबंध ला दे, तो फिर अपने आप को ईरान ने तैयार किया बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। उसके पास तरह तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और अभी जो लड़ाई है, अगर आप मैप हम आगे दिखा भी देंगे, वैसे भी आपको पता होगा इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे की सीमा के आसपास नहीं है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। उनके बीच में जॉर्डन है, ईरान है, ऐसे देश हैं। बावजूद इसके ये लड़ाई अगर हो रही है तो पैदल सेना तो लड़ेगी नहीं, लड़ाई सारी की सारी एयर पावर की है। एयर पावर में अगर एयरफोर्स की बात करेंगे, उसमें इजराइल सुपीरियर फाइटर जेट्स हैं उनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। ये सब ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास हाल के दौर का 21वीं सदी का बेहतरीन हथियार नहीं है। लेकिन ईरान ने, मैंने आपसे कहा कि आज ही के दिन के लिए शायद 80s के बाद से जो प्रतिबंध लगे, उसने अपने आप को बैलिस्टिक मिसाइल में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करा लिया। और उसके पास अलग अलग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परंपरागत आयुध ले जाने की क्षमता भी रखता है और जिनसे न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाया जा सकता है। एक बार की रिपोर्ट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि आखिर हाउ बिग इज ईरान मिसाइल आर्सेनल, इसमें यह बात चर्चा की गई कि ईरान के पास कम से कम 3000 बैलिस्टिक मिसाइल है। 3000। और दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि इजराइल का जितना क्षेत्रफल है, जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा इजराइल है, उसके लिए इस 3000 का जो नंबर है ये बहुत बड़ा है। ईरान को किसी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को खत्म कर सकने की ताकत रखता है अगर इसने सटीकता से अपने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल तक दाग दिए। इसीलिए ईरानियन मिलिट्री एक और ट्वीट कर रही है। वो ट्वीट में कहा गया, आज की रात जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं तब, यानी कि मंगलवार की शाम को, एक ट्वीट किया गया, अ ब्यूटीफुल सरप्राइज हैज बीन प्लान्ड फॉर टुनाइट। और उसमें ईरान का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल दिखाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से पूरा इजराइल
हल्कान है, ईरान के पास कोई दूसरा जवाब नहीं है। उनके पास मैंने बताया कि फाइटर जेट्स नहीं है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है। वो अपनी जमीन से ही जहां से चाह रहा है, को जिन भी कोऑर्डिनेट्स पर चाह रहा है, उसके पास रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स कहां से आ रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि चाइना और रशिया लगातार रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स ईरान को मुहैया करा रहे हैं, और यही कारण है कि पिछले 50 सालों में इजराइल के अंदर इतनी सटीकता से किसी भी देश ने हमला नहीं किया है, जिस प्रिसिशन से लगातार ईरान मार पा रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। नेतन्याहू के करीबी हैं, उनका यह मानना है कि अभी तक जितनी पिछले 3-4 दिनों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, उससे भी बेहद बड़ा जखीरा अभी भी ईरान के पास मौजूद है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी संख्या करीब करीब जो रक्षा विशेषज्ञ या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का पेंटागन मानता है, उसका कहना है कि जो है ईरान के पास करीब करीब 3000 के नंबर में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर आप उनके कैपेबिलिटीज देखेंगे, उनकी रेंज देखेंगे, तो करीब करीब इनके पास 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये तो वो हैं जो ईरान बताता है, लेकिन जहां तक इजराइल का मानना है, इजराइल का यह मानना है कि ईरान के पास, जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल्स का सवाल है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पूरा का पूरा यूरोप आता है, और यही कारण है कि इस युद्ध में एक पैनिक क्रिएट हो गया है। अब आप ये क्षेत्रफल देखो, इजराइल का क्षेत्रफल है 21,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ये हमारे राज्य मिजोरम के बराबर है। 1 करोड़ की आबादी है। आप टेक्नोलॉजी में बेस्ट हैं, आपके पास हथियार बेस्ट हैं, आप 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं, लेकिन आपसे 80 गुना बड़ा है ईरान। 80 गुना बड़ा। आपकी आबादी से 10 गुना बड़ी आबादी है ईरान की। इसीलिए आप इस युद्ध में एक बेसिक अंतर ये समझिए, जो संकट है इजराइल के लिए, वो टेक्निकली सुपीरियर हैं, उनके पास दुनिया के बेस्ट हथियार, जहाज, सब कुछ है। लेकिन एक बार जब आर्मी में लोग मरने शुरू हो जाएंगे, आर्मी में लोग शहीद होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको उन हथियारों को चलाने के लिए लोगों की ही जरूरत है। और चूंकि आप बहुत छोटे हैं, तो आप पर हमला कर पाना, आपको बर्बाद कर पाना ज्यादा आसान है। ये ठीक वैसे है जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए, फर्ज करिए कि कभी पाकिस्तान ने सोचा कि वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, और वो भारत के किसी हिस्से को परमाणु निशाना बना भी लेता है, लेकिन उसके बाद जो भारत की जवाबी कार्रवाई होगी, आप यकीन करिए पाकिस्तान नहीं बचेगा। पाकिस्तान नहीं बचेगा दुनिया के मानचित्र पर। ठीक वैसे ही समझिए, चूंकि हम आकार में पाकिस्तान से बेहद बड़े हैं, इसीलिए हम तो कैसे भी रह जाएंगे। हमारे पास जनता भी होगी, हमारे पास भूभाग भी होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही इस मामले में समझिए कि चाहे जितना सुपीरियर है इजराइल, अगर बैलिस्टिक मिसाइल पूरे इजराइल में ईरान दाग देता है और दाग पाता है और अपना बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा खाली कर देता है, तो फिर इजराइल का बच पाना बेहद मुश्किल है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ के, तमाम चीजों को छोड़ के वापस आए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि एंड होगा, टोटल एंड होगा। वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, 85 साल के इस बुजुर्ग ने, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला खामनेई, क्या इन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ हरा दिया है। इतना पैनिक क्यों है अमेरिका से लेकर तेल अवीव तक? आपको क्या लगता है, या फिर इस जंग में एक बहुत बड़ा मोड़ आ जाएगा जैसे ही अमेरिका की एंट्री होगी, और ईरान के लिए ये क्या कोई खतरे की घंटी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।